हेलो एंड वेलकम टू ऑलवेज। मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे DFCCIL की एग्ज़ाम में एक टॉपिक है जिसमें हमें पढ़ना है इंडियन रेलवेज की हिस्ट्री और DFCCIL की भी हिस्ट्री और जो भी उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो आज इस वीडियो में उसी चीज़ को कवर करेंगे, उस टॉपिक को जो DFCCIL के बारे में हमें जानना है, उसके बारे में हम लोग तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या जानेंगे। जेनेसिस ऑफ DFCCIL, हिस्ट्री, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हमारा है रेलवे का, वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, जो प्रोजेक्ट्स है DFCCIL के द्वारा जो की जा रही हैं, वो इनकी फिनेंसिंग किस तरह से हो रही है, अभी प्रोजेक्ट की स्टेटस क्या है, और जो भी फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये सारी बातें इसमें हम लोग जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। राइट, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज सीखेंगे, देखेंगे इस वीडियो में, और इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक छूटता है। आई डोंट थिंक सो कि कुछ छूटेगा। और इस वीडियो की मेरे पास पूरी PDF भी अवेलेबल होगी, जो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से PDF को अवेल कर सकते हैं। राइट, तो बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं क्या है हमारा। जैसा कि मैंने बोला कि जो DFCCIL की जो सिलेबस है, इसके अंदर हमें पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL। ये देखिए, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड जो ये हमारा BD है, इस पोस्ट के लिए हमारा सिलेबस है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL। और फिर जो जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, इसमें भी हमारा ये टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL। आई होप हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता होगा, वो आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बट आई थिंक DFCCIL इज़ वन ऑफ दोज टॉपिक जो लोगों को काफ़ी परेशान कर रही है। एंड काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई है और उनको इस बारे में जानना है। सो लेट्स मूव अहेड। तो जेनेसिस सबसे पहले समझेंगे कि DFCCIL की शुरुआत कहाँ से हुई। तो DFCCIL की सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, वो हमारा होता है कि 2005-2006 की जो हमारी रेलवे बजट है, वहाँ से शुरू होती है। 2005-2006 के रेलवे बजट में ये बात कही गई कि भारत में क्या होना चाहिए, एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होना चाहिए। व्हाट डज दिस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स मीन, कि अगर आपको पता है ये एक हमारा रेलवे स्टेशन है और दूसरा रेलवे स्टेशन, दो शहर है, इनके बीच में हमारी रेलवे लाइन्स गुजरती हैं। राइट, दिस इज रेलवे लाइन। अब इसी पर हमारी पैसेंजर ट्रेन भी आती है और इसी पर हमारे गुड्स ट्रेन भी आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पैसेंजर ट्रेन भी कभी लेट होती है, गुड्स का तो मत ही कि ये कितनी लेट होती है, कितने जो हमारे पेरिशेबल आइटम है वो खराब हो जाते हैं, टमाटर, दूध, ये सारा कुछ वेस्ट हो जाता है। तो भारत सरकार ने ये प्लान किया कि इसके पैरेलल ही क्यों ना हम एक अलग लाइन बनाए जिस पर सिर्फ हमारे गुड्स ट्रेनें चलेंगी। ठीक है, जो कि हमारी फ्रेट्स, देखिए फ्रेट्स कॉरिडोर, यानी फ्रेट्स जो गुड्स होता है उसको कैरी करेंगी। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा क्या हुआ, सबसे पहले प्लान हुआ कि ईस्टर्न में और वेस्टर्न में एक एक रूट्स को हम लोग डेवलप करेंगे। राइट, इसके लिए एक कंपनी का गठन किया गया, एस्टेब्लिशमेंट की गई, उस कंपनी का नाम दिया गया DFCCIL, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और आगे में CIL, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस तरह का नाम दिया गया। और इसका पूरा पर्पस क्या था, इस पूरे कंपनी का पर्पस क्या था कि ये जो कंपनी होगी, बेसिकली ये इंडियन रेलवे की एक सब्सिडरी कंपनी बनाई गई, और इसका पर्पस ये रहा कि ये जो भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से रिलेटेड चीज होगी उनकी प्लानिंग करेगी और डेवलपमेंट करेगी, जो भी फाइनेंस होंगी, जो भी रिसोर्सेज होंगी, उनकी मोबिलाइजेशन करेंगी, उनकी देखभाल करेगी, किसको कितना पैसा देना है, किधर देना है। हाँ, और जो भी सरकार जब इनको देंगी उसके अलावा ही, ठीक है, उनके हैंड में जाने के बाद सारी चीज़ों का मोबिलाइजेशन होगा, उसकी मेंटेनेंस भी और ऑपरेशन का भी सारा जिम्मा जो होगा DFCCIL का होगा। अभी जो सारा जिम्मा है वो किसको होता है, इंडियन रेलवे को होता है। ये जो लाइन है, ट्रैक्स, जो भी ट्रैक्स है हमारी, वो इंडियन रेलवे की जिम्मेवारी है। लेकिन अब ये जो नया वाला चलेगा वो इंडियन रेलवे के बाद के DFCCIL के हाथ में सारा कुछ होगा। हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये उसकी सब्सिडरी कंपनी है, इंडियन रेलवे के ही इसमें पैसे लगे हुए हैं। ठीक है, उसी की जो है स्टेक होल्डिंग है इसमें। राइट, ये उसका लोगो है। तो हम लोग देख सकते हैं कि 2006 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई। कब, 2005-06 के रेलवे बजट में आया और 2006 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हो गई। राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम लोग देखते हैं कि मिशन क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले इसका पर्पस ही क्या था, पर्पस था कि जो भी हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसका डेवलपमेंट करना। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हैं कि टू बिल्ड द फ्रेट कॉरिडोर्स, पूरी इंडिया में फ्रेट कॉरिडोर्स बनाना इनका पर्पस है। दूसरा पर्पस जो है वो क्या पर्पस है,
वो पर्पस है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स को डेवलप करना। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स को डेवलप करना। व्हाट इज दिस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स का मतलब हो सकता है, ये आप देख सकते हैं इमेज। मल्टी वर्ड स्टैंड्स फॉर एक्सेसिबिलिटी ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एक काफी बड़ा एरिया होगा, इस एरिया में रेलवे की एक्सेसिबिलिटी होगी, रोडवेज की एक्सेसिबिलिटी होगी, पोर्ट होगा यहाँ पर, यानी जो हमारा सी है, ओशन है, उससे भी कनेक्टिविटी होगी, एंड इन सम केसेस एयर कनेक्टिविटी भी होगी, यानी सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर एक्सेसिबल होंगे। आप सामान यहाँ ले आइए, ट्रेन से ले आइए, यहाँ छोड़ दीजिए, वहां से वो पोर्ट के माध्यम से शिप पर चला जाएगा और फिर वहां से एक्सपोर्ट हो जाएगा, या फिर उधर से इंपोर्ट हो रहा है तो शिप से आया, फिर ट्रेन से यहाँ से चले जाइए अपनी टारगेट डेस्टिनेशन पर, या ट्रक से भी जा सकती है, या फिर एयरवेज से भी। तो ऐसे बड़े एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, राइट। अब देखिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट भी बनाना चाह रही है काफी जगह। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा है, जो कि नितिन गडकरी जी जिसके मिनिस्टर हैं, ठीक है, उसने एक प्रोग्राम चलाया है लीप, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एंड एनहांसमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर काफी सारे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स डेवलप किया जाएगा, लेकिन जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं इनके लिए स्पेशली पोर्ट तक और जो भी इंपॉर्टेंट जगह है वहां पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स होंगे। तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से जो हमारे कोस्टल एरिया है वहां पर रेलवे जाएगी और पोर्ट आएंगे, और जो हमारे लैंडलॉक एरिया है वहां पर क्या होगा, रेलवे जाएगी और वहां से फिर हमारे रोडवेज का कनेक्टिविटी रहेगा। और वहां पर क्या होगी, काफी हेवी मशीन्स होती हैं जो मैकेनाइज करती हैं चीजों को, यहाँ से यहाँ उठाना, वहां पे कोल्ड स्टोरेज होता है, काफी कुछ होता है। तो वो होता है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। और बेसिकली इसकी जो एरिया होती है, एक आपको रफ फिगर बताऊं तो 100 एकर्स के अराउंड होती है। 100 एकर्स मतलब आप समझ लो कि कम से कम 75 फुटबॉल जितना बड़ा ग्राउंड, राइट। 100 एकर्स, 100 एकड़ एरिया जो होती है, ऐसी एरिया होती है इसकी, ठीक है। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स इतने बड़े होते हैं। नाउ इनिशिएटिव टुवर्ड्स द इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, व्हाट डज दिस मीन? देखिए अभी हमारी जो रेलवे है वो कहाँ चलती हैं? डीजल पर चलती हैं, और अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है, ठीक है, मोस्टली कंप्लीट ही हो गया है, और जो हमारा टारगेट भी है नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट कर लेने का, तो सारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो ही जाएगा। तो धीरे धीरे डीजल ऑब्सोलेट हो रही है। इससे पहले स्टीम इंजन हुआ करती थी, जो कि आप पढ़ेंगे ही हमारे इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक में, कि इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, उसमें आप पढ़ेंगे कि स्टीम्स होती थी, फिर डीजल्स आए, और नाउ इलेक्ट्रिक। तो अब डीजल भी धीरे धीरे ऑब्सोलेट हो जाएंगे, और इलेक्ट्रिकल अभी हम लोग इलेक्ट्रिक पावर कहाँ से लेते हैं? मेनली हमारा थर्मल पावर प्लांट से आता है। बट इन फ्यूचर द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू टेक इट्स एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस। जो हमारी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वहां से लेंगे, जैसे सोलर से लेगी, या फिर हमारा विंड एनर्जी लेगी, या फिर जो भी टाइडल एनर्जी होगा उसको इस्तेमाल करके, और पावर को कलेक्ट करके, और फिर रेलवे के इस्तेमाल करने को भेजेगी, राइट। ऐसा प्लानिंग है। तो ये हमारा क्या होगा कि इनिशिएटिव टुवर्ड्स इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, यानी इकोलॉजी को, हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इनिशिएटिव्स लेगी, और जिसमें ये सबसे बड़ा एक कदम होगा कि किस तरह से हम रेलवे में जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके और हम लोग आगे बढ़ सके, राइट। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, कि एम ऑफ इंडियन रेलवे, एक बहुत बड़ा मेजर जो बड़ा गोल है इंडियन रेलवे का, वो क्या करना है? एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म कर लेना। व्हाट डज दिस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मींस? कि हमें एक कॉरिडोर बनाना है। कैसा कॉरिडोर बनाना है? कि इधर हमारा जो ईस्ट का रीजन है, ईस्ट में जो हमारा जो जहां पर हावड़ा कोलकाता है वेस्ट बंगाल में, वहां से लेकर के दिल्ली तक एक कॉरिडोर बना दो, और दिल्ली से लेकर के मुंबई तक एक कॉरिडोर बना दो, मुंबई से चेन्नई तक एक कॉरिडोर बना दो, और चेन्नई से हावड़ा तक एक कॉरिडोर बना लो, और ये पूरी तरह से एक क्वाड्रिलेटरल की तरह दिखेगा। और इसके वजह से क्या होगा कि जो हमारे इंडिया में लॉजिस्टिक का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो काफी एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है इंडिया में हमारा जो है कितना लॉजिस्टिक चार्जेज होता है, राइट। जो भी आपके सपोज आपके अगर 100 रुपए की प्रोडक्ट है, उस पर 13 रुपए ऐड कर लीजिए, तब आपकी प्रोडक्ट बन जाती है 113 रुपए की। ये होता है लॉजिस्टिक, 13 रुपए जो होते हैं लॉजिस्टिक चार्ज होती है, जो कि 72% ग्रेटर देन चाइना है। आपको बता दें कि एक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होती है,
जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है, उसमें इंडिया की रैंक जो है वो 35th है। तो अभी हमारे इंडिया में जो है लॉजिस्टिक जो है ट्रांसपोर्टेशन इसका काफी मतलब कहें कि हम लोग काफी पीछे हैं। फॉर एग्जांपल जर्मनी 1 नंबर पर है इस रैंकिंग में। तो वहां सोचिए कि ये जो 13 रुपए है ना, वो 1 रुपए या 2 रुपए पड़ती होंगी, उनकी प्रोडक्ट्स 100 रुपए के ऊपर में 1 रुपए जाती होंगी उन पर जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ा जाता होगा। पर इंडिया में 100 के ऊपर 13 रुपए लग जाते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह। तो इन सब चीजों को, ठीक है, मिनिमाइज कर देगा जब हमारे पास एक एफिशिएंट और काफी अच्छी सिस्टम होगी कि जहां पर हम तेजी से चीजों को मोबिलाइज कर सके, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर सके, राइट। अब इस तरह से मैंने बोला कि एक क्वाड्रिलेटरल तैयार हो जाएगा। देन इन सभी के डायगोनल्स को भी ऐड करने का प्लान है। तो ये देखिए, ये हमारा एक यहाँ पर क्या बन जाएगा बोलिए, ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन जाएगा। ये हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन जाएगा। अगर ये मैं इधर कहूँ तो या तो आप इसे कोस्टल दे सकते हैं, ईस्ट कोस्टल नाम दे सकते हैं फॉर नाउ, ठीक है। इस तरफ हम इसको दे सकते हैं हमारा साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। फिर यहाँ पर हमारा नॉर्थ साउथ हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इस तरह से 6 हमारे फ्रेट कॉरिडोर्स बन सकते हैं। तो ये एक लार्जर गोल है इंडियन रेलवे का कि इस तरह के हमें फ्रेट कॉरिडोर को डेवलप करना है, राइट। और अभी जो है, अभी ये वाले एरिया जो है जो प्रोजेक्ट्स हैं ये ऑलरेडी चल रहे हैं, मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से हावड़ा। बेसिकली ये दिल्ली में नहीं है, ये और आगे तक है, लुधियाना तक है इधर एक्सटेंशन, उसको अभी हम लोग देखेंगे, राइट। तो जो हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये अभी बनने शुरू हो गए हैं। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ है हमारा, देखिए साहनेवाल एक जगह है लुधियाना में, वहां से शुरू होती है और वेस्ट बंगाल में दानकुनी तक खत्म होती है। ये पूरी आप देख सकते हैं इस तरह से। मैंने सारे लोकेशन को, इसके आप पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको क्लियरली विजिबल है ये सारे रूट की कहाँ कहाँ, ये सारे पॉइंट्स मैंने दिखा रखे हैं कि इनके कहाँ कहाँ स्टॉपेज हैं, स्टेशन हैं जो मेन है। तो जो हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो देखिए पंजाब में 88 किलोमीटर पड़ता है, हरियाणा में 72, और उत्तर प्रदेश में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की सबसे लार्जेस्ट लेंथ है 1076 किलोमीटर, राइट। फिर बिहार में भी है और झारखंड और वेस्ट बंगाल में, और टोटल इसकी लेंथ हो जाती है 1873 किलोमीटर की, ईस्टर्न डेडिकेटेड ये वाला पार्ट। अब हमारा जो दूसरा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये कहाँ है, ये जेएनपीटी इज द पॉइंट, मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, राइट। ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है, हम वहां पर शुरू करेंगे एक स्टेशन, और यहाँ पर आकर के दादरी में हम इसको यहाँ पर एंड करेंगे, और फिर वहां से हमारा वो कनेक्टेड है खुर्जा में। तो ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ लाई करता है, जरा देखिए, हरियाणा में लाई करता है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ये देखिए हरियाणा दोनों में कॉमन है और उत्तर प्रदेश भी दोनों में कॉमन है। हालांकि देखिए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में 1076 किलोमीटर पड़ रहा है, लेकिन वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में मात्र 18 किलोमीटर का रीजन यूपी में कवर होता है। तो ये आप समझ चुके हैं कि जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है किधर है और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किधर है। यहाँ पर एक पोर्ट है जेएनपीटी, यहाँ से सामान यहाँ आएगा, और ये हमारा बे ऑफ बंगाल से सामान जो इधर आएगा वो दानकुनी में आकर के और फिर इधर ट्रांसपोर्ट होगा। हालांकि दानकुनी में हमारा यहाँ पर कोई पोर्ट नहीं है, ठीक है, पर फिर भी वहां पे बनाया जाए क्योंकि वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर डेवलपमेंट हो सकती है, राइट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, ये मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके कि दो रूट्स ऑपरेशनल हो सके हैं पार्शियली। जो मैंने बताया ईडीएफसी है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उसमें एक लोकेशन है खुर्जा और बहुपारा। देखिए जो भी स्टेशन अब होंगे उनमें न्यू लगा रहेगा, जैसे आप मान लीजिए पटना स्टेशन है फॉर एग्जाम्पल, तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए बगल में लिखा रहेगा न्यू पटना स्टेशन का नाम, राइट। इस तरह से नेम्स रहेंगे, तो ठीक है। अभी के हिसाब से जो नाम है वो खुर्जा स्टेशन है और बहुपारा स्टेशन है। जो खुर्जा स्टेशन है और बहुपारा स्टेशन है, इनके अब नाम हो जाएंगे न्यू खुर्जा और न्यू बहुपारा स्टेशन। ये 29 तारीख को 2020 में 12वें महीना में यानी दिसंबर में ये ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। पीएम के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, इसको इनॉग्रेट किया गया था। और दूसरी जो है देखिए अटेली, न्यू अटेली स्टेशन से किशनगढ़, जो कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में पड़ता है, ये हमारा
ऑलरेडी कमीशन हो चुका है 7/1/2021 को। ये जो एरिया खुर्जा से भावपुर जो हमारा कमीशन हुआ है उसकी लेंथ है 351 किलोमीटर, और जो अटेली से किशनगंज है वो है 306 किलोमीटर। आई होप आपको ये डेटा याद रहेंगी, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि कब इनॉग्रेशन हुआ था, तो 2020 में ये इनॉग्रेशन हो चुका है। नाउ अदर प्रपोज्ड कॉरिडोर्स कौन है? मैंने आपको जैसा कि बताया कि कोशिश तो है कि पूरे इंडिया को कनेक्ट कर लिया जाए, लेकिन अभी उस तरह का नहीं है। लेकिन अभी देखिए कौन सा प्रपोज्ड कॉरिडोर्स है, तो ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। हालांकि ये अभी यहाँ तक ज्वाइन नहीं हुआ है ये एरिया, लेकिन ये अभी ये है कि खड़गपुर से, जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहां से भौशाल, ठीक है, यहाँ तक आएगी एक कॉरिडोर। तो ये हमारे ईस्ट वेस्ट को कनेक्ट करेगी। थोड़े दिन में ये इसको भी कनेक्ट कर लिया जाएगा इन फ्यूचर। नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये देखिए नॉर्थ साउथ जो कहाँ से कहाँ शुरू होगी। ऑब्वियसली ये नॉर्थ में हमारा देखिए कहाँ है, इटारसी, और विजयवाड़ा कहाँ है, हमारे साउथ में। ये वाला एक प्रपोज्ड है, ये एक प्रपोज्ड है, और ये दूसरा प्रपोज्ड लाइन है। तीसरा है ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ईस्ट देखिए, ईस्ट कोस्ट हमारा ये है जो कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साइड में पड़ता है, ठीक है। तो ये खड़गपुर से लेकर के और विजयवाड़ा तक, खड़गपुर से लेकर के विजयवाड़ा तक हमारा ये एक कॉरिडोर आएगा। चौथा जो प्रपोज्ड है वो सादर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, वो चेन्नई से मडगांव में, जो मडगांव गोवा में है और चेन्नई हमारा तमिलनाडु में है। इस लोकेशन में हमारा एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, ताकि जो भी इंडिया में हमारी लॉजिस्टिक है इसका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाए, जो भी चीजें हों वो तेजी से हो सके, राइट। अब इसकी फाइनेंसिंग कैसे हो रही है, कैसे पैसे लग रहे हैं, तो देखिए जो एस्टिमेट है, जो एस्टिमेट ये है कि 95,238 करोड़, ठीक है, लिटिल लेस देन 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ से थोड़ा सा ही कम है, इतना कॉस्ट एस्टिमेट किया गया है इंक्लूडिंग लैंड। क्योंकि लैंड के लिए आपको क्या करना होता है, कंपनसेशन देना पड़ता है लोगों को, जो भी लोगों का अपने लैंड एक्वायर किया है उनको कुछ पैसा देना पड़ता है, तो उसकी भी कॉस्ट होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कंस्ट्रक्शन का होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आपने रेल बिछाए, उसके बाद फिर आपने स्लीपर्स लगाए, काफ़ी सारी चीज़ें आपने की, तो उसकी कॉस्टिंग होती है। तो ईस्टर्न कॉरिडोर में जो कि हमारा कहाँ से कहाँ अभी है, दानकुनी से लेकर के सहनेवाल, दानकुनी से लुधियाना, वेस्ट बंगाल से लेकर के पंजाब तक वाला रीजन, उस रीजन में लुधियाना से लेकर के मुगल सराय का जो रीजन है 1200 किलोमीटर, उसको वर्ल्ड बैंक फंड कर रही है, उसको वर्ल्ड बैंक फंड कर रही है, राइट। दूसरी जो है आपसे कॉस्ट नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछेगा कि कौन फंड कर रहा है, तो वर्ल्ड बैंक फंड कर रही है, और यही एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा जो मुगल सराय से लेकर के सोननगर, जो एक जगह है, सोननगर बिहार में है, जो औरंगाबाद में आता है, इसके बीच का जो 137 किलोमीटर का रेंज है, ये फंड कर रही है इंडियन रेलवे। और इसके आगे सोनपुर से दानकुनी, जो कि वेस्ट बंगाल में है, वो पीपीपी मॉडल पर होगा, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से, ठीक है। उसमें लोग पैसे डालेंगे, शेयर खरीदेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उस पैसे से हमारा ये आगे का डेवलपमेंट होगा, जो कि दानकुनी से सोननगर के बीच में होगा, यानी बिहार से वेस्ट बंगाल के बीच का जो रीजन है वो डेवलप होगा पीपीपी मॉडल पर। दूसरा जो हमारा वेस्टर्न कॉरिडोर है, जो कि दादरी से हमारा जेएनपीटी तक जाता है, ठीक है, 1506 किलोमीटर का है। तो इसकी जो फंडिंग होगी जेआईसीए करेगी। ये एक जापान की कंपनी है, जापानीज कंपनी है, नाम बस आपको जिक्का याद रखना है। ये फंडिंग करेगी 38,722 करोड़ रुपए की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट दो है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला कि लखीसराय लुधियाना से मुगल सराय का जो रीजन है वो वर्ल्ड बैंक फंड करेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है कि मुगल सराय से सोनपुर के बीच में जो है वो इंडियन रेलवे करेगी। और तीसरा जो हमारा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में जिका करेगी। अब अगली पॉइंट ये है कि इंजन यूज टू कैरी दोज फ्रेट्स। ये जो फ्रेट्स होंगी, जो हमारी कैरेजेज होंगी बड़ी बड़ी, ठीक है, डबल डेकर होंगी, ये चीजें मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, ये डबल डेकर होंगी, डबल डेकर होंगी इस तरह से। अभी हमारा क्या होता है, एक कंटेनर होता है, यहाँ पर कंटेनर के ऊपर कंटेनर रहेंगे और इसको खींचेगी हमारी इंजन। तो इंजन काफी स्ट्रेंथ होना चाहिए इंजन में, तो हम लोग तो डीजल वाली यूज करेंगे नहीं, क्योंकि डीजल के पास उतनी पावर होती नहीं है। तो उसके लिए हमने एक स्पेशल इंजन डेवलप किया है जिसका नाम है WAG12। W मीन्स वाइड गेज, वाइड गेज पर चलने वाली, जो कि 5 फीट 6 इंच की होती है, यानी ट्रैक्स के बीच में डिस्टेंस। और A मतलब AC से, और G मतलब गुड्स ढोने वाली हो गई, और 12 मतलब 12,000 हॉर्स पावर की हमारी इसकी पावर होगी।
ठीक है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है, मधेपुरा बिहार में हो रही है, MELPL में, जो कि एक ज्वाइंट वेंचर है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का और एल्स्टम जो कि फ्रांस की कंपनी है, जो आपको पता होगा कि 1 साल पहले ही अपनी पहली इंजन दे चुकी है और अगले 7-8 सालों में 10 सालों में 800 इंजन ये देने वाली है इंडिया को, राइट। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री है मधेपुरा में, जो कि एक ज्वाइंट वेंचर है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये सारा कुछ रहा आपको उसके बारे में, DFCCIL की हिस्ट्री और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, ठीक है। अभी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप घर में रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर करिए और लाइक करिए, और आपको जो भी PDF चाहिए कमेंट्स में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा। चलिए, टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।